झारखंड में गर्मा फसल किस फसल का एक अन्य नाम है? रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग इस टर्न पे ध्यान दीजिएगा, गर्मा फसल, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज की इस क्लास में देखेंगे झारखंड जी के एंड करंट अफेयर का क्लास नंबर 13। एज यूजुअल क्लास आपका काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और पीडीएफ इसका @लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और कुछ आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल चीज़ें भी वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो वहाँ से कनेक्ट जरूर रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, नहीं तो डायरेक्ट सर्च करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस लेक्चर में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, जो कि होगा लास्ट 6 मंथ का राउंड अप मैं कर रहा हूँ। और क्या है इसमें, और जेएसएससी एएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का आज 20 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। कल मैं लिया था 10 क्वेश्चन, आज ले लिया हूँ 20 क्वेश्चन। तो काफ़ी डिटेल में सब चीज़ डिस्कस करूँगा, तो टाइम तो लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा और वीडियो में एंड तक जरूर जाइएगा। भर भर के इन्फॉर्मेशन है, लास्ट में आपको मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। आइए क्लास पे स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर मतलब ये जो वन लाइनर फॉर्मेट का जीके होता है, यह क्लास नंबर 4 होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। आंसर आप लोग दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। संथाली साहित्य का जो पहला नाटक था कौन सा था, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है? दोषिणी नृत्य में कौन सा संगीत प्रयोग किया जाता है? बैगा जनजाति कौन सा जो है से जानवर को पवित्र जानवर मानते हैं? रामगढ़ का कौन सा एक राजा थे जो कि शुरू से लेकर अंतिम तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे थे? डैश संगीत सोहराई नृत्य में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। वह कौन सा नृत्य संगीत है जो कि सोहराई नृत्य में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? और संथाल परगना में नमक कानून को चुनौती कौन पर्सन दिए थे और एक महिला थी? रानी सर्वेश्वरी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह के अंतिम चरण, ठीक है, जो कि चौथा चरण था, 4 चरण में हुआ था पहाड़िया विद्रोह, तो उसका नेतृत्व किए थे। और वे महेशपुर, अभी वर्तमान में देखिएगा तो पाकुड़ के जो है से सुल्तानाबाद वहाँ की रानी थी, जिन्हें डैश ने भागलपुर जेल में बंद कर दिया था। उस मतलब बोलिए कि उस तरह का जो एक तरह का बोलिए कि पर्सन कौन थे जो कि उनको बंद किया था, ओके, नहीं कि अंग्रेज थे। और जहाँ पर 1807 में उनका मृत्यु हो गया था। तो उस पर्सन का नाम बताना है, ठीक है, अंग्रेज का, जो कि उनको बंद किए थे, ठीक है। दामिनों की घोषणा कब हुई थी और जिसका उद्देश्य क्या था? राजमहल क्षेत्र को अंग्रेजी हुकूमत के जो है से दायरे में लाना था, ये इसका पर्पस था दामिनों का। तो किस समय आया था दामिनों को, काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड रत्न सम्मान डैश में शिबू सोरेन को दिया गया, यानी किस साल में इनको झारखंड रत्न सम्मान दिया गया है? और द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक कौन है? चुटनी देवी, नाम तो सुने होंगे। डायन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 में इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, या फिर भारत रत्न दिया गया था? जरा बताइए। भारत रत्न दिया जाता तो फिर कहना ही नहीं था, ठीक है। झारखंड के पर्सनालिटी को भारत रत्न नहीं मिला है, जीआरडी टाटा को सिर्फ एक बार मिला था। उसके बाद भारतीय जन मोर्चा, एक नया पार्टी आपको देखने को मिलेगा, ओके ना, हाल ही में 2019-20 में बनाया गया था। तो उसके जो है संस्थापक कौन है? काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, और इन पर बुक भी है, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 12 में से आपका कितना नंबर आता है जरूर बताइएगा। 12/12 लिखिएगा, अगर 11 आ गया तो 11/12 लिखिएगा। पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ओके। तो आइए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। और लास्ट डे मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, वो मिस्टेक क्या था? क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करना था कि जो कोराम्बे में जो हल्दी घाटे का युद्ध हुआ था वह रक्सेला और नागवंश के बीच हुआ था, न कि चेरो वंश। तो क्वेश्चन को मैं चेंज करके वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दिया था और पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चेरो और रक्सेला वंश के बारे में जो है क्या उनका कथन इसमें गलत था, तो क्वेश्चन इसको चेंज कर दिया था उसको, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। जो यहाँ पे मेन मेरा इसमें चेंज करने का कारण बना कि यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया था, चेरो और नागवंश के बीच में घनिष्ठ संबंध था। तो चेरो और नागवंश के बीच नहीं, रक्सेलो और नागवंश के बीच में घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। और गुमला के कोराम्बे में भीषण लड़ाई हुआ था इन्हीं लोग के बीच में, जिसको कि झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कोराम्बे में हल्दी घाटे का युद्ध किसके बीच हुआ? तो रक्सेला और नागवंश के बीच में। तो गलती मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे मिस्टेक हो जाता है मुझसे भी। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, ओके। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ओके। और इस क्वेश्चन का मैं आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही नहीं है। लातेहार जिले का गठन 19वें जिले के रूप में हुआ था अप्रैल 2021 में, क्या बात सही है? और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4291 यानी कि 4291 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है गिरिडीह में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह जिले को 1972 में बनाया गया था। सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पता होना चाहिए, तभी आप लोग जो है सिर्फ उसको चूज कर पाइएगा कि कौन गलत है। नेक्स्ट आता है जामताड़ा जिले में सबसे कम वन पाया जाता है, सही बात है। इस जिले का निर्माण 2021 में दुमका से अलग करके किया गया था, जामताड़ा को, ओके। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है
लोहरदगा, इसको बोला जा रहा है 1983 में बनाया गया था। इस जिले का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। झारखंड अलग होने के बाद 7 नए जिलों का निर्माण किया गया था, इसी में जैसे आगे स्टेटमेंट जोड़ा गया है। तो देखिए इसमें जो गलत वाला पार्ट है ना वह हो जाएगा आपको डी। तो इसमें केवल 4 जो है से आपका गलत होगा। क्यों 4 गलत क्यों हो गया? क्योंकि लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, बिल्कुल सही है। 1983 में रांची से इसको बनाया गया था, ये भी सही है। लेकिन इसके मतलब झारखंड अलग होने के बाद 7 नए जिलों का निर्माण किया गया, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिएगा 19वां जिला बना था लातेहार, ओके, शुरू में 18 था, 18 अभी वर्तमान में 24 है। तो 18 से 24 बनेगा तो 6 जिले बनेंगे ना, 7 कहाँ से बनेगा? तो इस तरह से छोटा छोटा मिस्टेक इसमें करके दिया जा सकता है। बाकी यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही है। और आइए इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो लातेहार का जिले गठन 19वें जिले के रूप में हुआ था। यह लेटेस्ट मतलब 19वां जिला था, तो क्वेश्चन इसमें बनता है। और इसको पलामू डिस्ट्रिक्ट से अलग करके अलग किया गया था। पलामू देखिएगा डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। और एक तो हो गया आपका लातेहार जो कि पलामू से काटा गया था, और दूसरा जिला आता है गढ़वा, वो भी जो है अप्रैल 1991 में उसको अलग किया गया था। और ये सही बात है, लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 4291 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। गिरिडीह देखिएगा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और इसको समय शिखर जी के नाम से जाना जाता है। और गिरिडीह जिले को 1972 में बनाया गया था, ये ध्यान रखिए लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जामताड़ा जिले का सबसे कम वन पाए जाते हैं ना, इसको देख लीजिएगा। और इसका निर्माण 2021 में दुमका से अलग करके किया गया था, सब सही है। और लोहरदगा को रांची से 1983 में बनाया गया था, और गुमला को भी उसी टाइम बनाया गया था। तो इसमें केवल 4 एस्टेट में गलत है, क्योंकि यहाँ पे 7 की जगह पे 6 होना चाहिए। कल भी मैं आपको ये स्लाइड आपको दिया था, और आज भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और ध्यान से इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको फिर से बनेगा। क्वेश्चन जो आया था बोकारो जिला से क्वेश्चन आया है JSSC SI 2017 में। इसमें बोकारो से पूछा गया था बोकारो जिले को कब बनाया गया था, 1991 में, किसको अलग कर करके बनाया गया था। तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रखिएगा, इसका ट्रिक है BCG, बोकारो, चतरा और गढ़वा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट 1991 में बनाया गया था। और बाकी रांची को 1899 में, हजारीबाग पुराना सबसे डिस्ट्रिक्ट है 1833, दुमका को 1855 में इसको बनाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और पलामू 1892, ओके, 1 जनवरी 1892 का है। रामगढ़ खुंटी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12 सितंबर 2007 को। और सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, ये सब 2001 का है, ठीक ना। जामताड़ा से क्वेश्चन भी था शायद, यहाँ पे देख लीजिएगा। दुमका से इसको अलग करके बनाया गया था 2001 में, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास होना चाहिए। झारखंड में पहला वृत्तचित्र, वृत्तचित्र देखिएगा तो कुछ ऐसा नहीं है, मैप नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी होता है जो कि एक सत्य घटना पर आधारित होता है। तो पहला जो वृत्तचित्र बनाया गया था वह 1964 में बनाया गया था। तो इसको आप लोग भूल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट 1964 में ही आया था ना, तो उसी टाइम जो है से आया था, तो आप लोग को भूलना नहीं। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जो पहला डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्त चित्र बनाया गया था वो 1964 में बनाया गया था, भूलना नहीं है। निर्देशक इसके राधा कृष्ण थे, इतना याद रखिएगा। 2 इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं मिला। तो आगे देखिएगा, कुछ इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पद्मश्री नाम आपको पता होगा, सिमोन ओराव, वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं। 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना था जिसका नाम है झरिया द स्प्रिंग। तो झरिया द स्प्रिंग उसका निर्देशन किए थे बीजू टोपो, और निर्माता जो है से PSBT है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। इसका PSBT का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट ना, इसको फुल फॉर्म देखिएगा तो वही निर्माता है इसका है। इस फिल्म को देखिएगा तो अवार्ड मिल चुका है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैटेगरी में स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड 2022 इसको दिया गया था। तो ये डेटा आपको ना करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा झरिया द स्प्रिंग, ओके, किसके जीवन पर है? सिमोन ओराव के। पद्मश्री इनको 2016 में मिला है। वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं, इनको याद रखें। तो आंसर इसका हो जाएगा 1964, ओके, तो इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ उद्योग या फिर परियोजनाएं हैं, और उसके कौन सा बैंक जो है या जो है से बैंक या फिर देश ऐसे सहयोग कर रहा है, इस पे क्वेश्चन है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र बोला जा रहा है, 1973 का है। उसका जोहार योजना है, परियोजना बोल सकते हैं, 2017 का। HEC रांची 1958 में है से इसको स्टेब्लिश किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट है 1964 का, और चांडिल विद्युत परियोजना है 1978 का। तो आइए मैच करने की कोशिश करते हैं। पहले पतरातू है आपको, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, ये जो है से रूस के सहायता से है पतरातू, ठीक है। उसका जोहार योजना इसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है। HEC रांची जो है वह जो है चेकोस्लोवाकिया के मदद से स्टेब्लिश किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट भी जो है रूस की सहायता से ही है। और जो आपको चांडिल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगा, ये भी जो है से आपको
इसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही थी, नहीं बाद में जो है से पल्ला झाड़ ली थी, क्योंकि जो स्थानीय लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। तीसरे से आप लोग मैच कीजिएगा तो ए का 2 आ जाएगा, बी का 3, सी का 1, डी का 2 और फिर से ई का जो है से 3 आ जाएगा। तो मैच कर लीजिएगा, यहाँ पे जर्मनी और ब्रिटेन इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये मैच होगा ही नहीं। ओके ना, तो देख लीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन है। तो अगेन एक बार देख लीजिएगा, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र है, आपको रूस की सहायता से है 1973 में। जोहार योजना को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है। एचईसी रांची है, वह चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्टेब्लिश है 1958 में। बोकारो स्टील प्लांट आपको भूलना नहीं है, रूस की सहायता से है 1964 का। और चांडिल विद्युत परियोजना है 1978 का, इसको भी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ इसमें बाद में वर्ल्ड बैंक के द्वारा पल्ला झाड़ लिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये 1978 का है। अब यह सरायकेला खरसावां रीजन में देखने को मिलेगा, सरायकेला खरसावां रीजन, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरायकेला खरसावां रीजन। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सब चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ओके ना, जो कि बाद में वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट इसको कर रही थी, लेकिन हाथ खींच लिया। और इसको नाबार्ड भी सहयोग किया है ना। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है नाबार्ड। झारखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? राजबाला वर्मा, ज्ञान सुधा मिश्रा, नीलिमा करकेटा या फिर जोबा मांझी? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक है। तो ज्ञान सुधा मिश्रा पहली जो है मुख्य न्यायाधीश थी, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी है। आइए कुछ देख लीजिएगा, जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य जजों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के क्लॉज नंबर 1 के तहत किया जाता है। पॉइंट यहाँ पे इंपोर्टेंट ये रहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा तो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन शपथ जो है वह करवाया जाता है जो राज्यपाल होते हैं। 62 साल इन लोगों का टेन्योर होता है, कम से कम आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात है, झारखंड का हाईकोर्ट है वह 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। और उसके बाद जो रांची स्थित है झारखंड का हाईकोर्ट है, झारखंड का 21वां भारत का 21वां हाईकोर्ट है, ठीक है। और इसकी कुल क्षमता 25 है, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें मैक्सिमम जैसे स्ट्रेंथ हो सकता है, जजों की संख्या 25 हो सकता है। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो विनोद कुमार गुप्ता थे। टेन्योर इनका देख लीजिएगा 5 दिसंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक रहा था। और कोई काम अगर फर्स्ट टाइम होता है तो कम से कम आप लोग को याद रखना चाहिए। और पहली महिला न्यायाधीश थी जो कि छठी बनी थी ना, ये जो ज्ञान सुधा मिश्रा थी वह छठी मुख्य न्यायाधीश थी, ज्ञान सुधा मिश्रा। और एक अन्य भी बनी है आर भानुमति, वो भी थी मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट की 2013 से 14 के बीच में। और वर्तमान और 14वें जो चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के वो है संजय कुमार मिश्रा। फरवरी 2023 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। सीपी राधाकृष्णन जो कि झारखंड के 11वें गवर्नर हैं। तो इतना सारी चीज याद रख लीजिएगा। तो डिटेल में आई होप कि डिस्कस कर दिया। शाहपुर का किला किसके द्वारा निर्मित किया गया है? हेमंत राव, गोपाल राव, गजघंट राय या फिर फनुमुकुट राव? देखिए ये जो है गोपाल राव के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो शाहपुर का किला जो है कोयल नदी के तट पर है और इसको गोपाल राव के द्वारा निर्मित किया गया था। पलामू का किला देखिएगा तो औरंगा नदी के तट पर है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पलामू किला किस नदी के तट पर है? तो यह औरंगा नदी के तट पर है। और इसका निर्माण देखिए गणपत राय के द्वारा 1619 ईस्वी में शुरू करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। और चेरो वंश के जो संस्थापक थे वो भगवंत राय थे और अंतिम राजा चूड़ामन रॉय थे। तो सब कुछ याद रख सकते हैं। और बोला जाता है कि यहाँ देखिएगा पलामू किला और उसके बाद शाहपुर किला। तो पलामू किला और शाहपुर किला के बीच में एक ना सुरंग से जो है रास्ता था, ठीक है। और मैं तो विजिट किया था पलामू किला, तो सुरंग दिखता है, लेकिन अब ये लगभग ना बंद हो चुका है, ओके, देख लीजिएगा। और शाहपुर के किला को स्थानीय लोगों द्वारा चलाने का किला भी कहा जाता है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। 1766 से 70 के बीच में इसको बनाया गया था। दशक तो अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। गोपाल राव, यह देखिएगा शाहपुर किला, पलामू किला, अगेन गणपत राव। फाउंडर कौन थे चेरो वंश के? तो ये थे आपको भगवंत रॉय और अंतिम राजा थे चूड़ामन रॉय। तो गोपाल राव इसका आंसर हो जाएगा। फनुमुकुट राय नागवंश के थे और इनको नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया था, या कभी कभी पहली शताब्दी भी बोला जाता। केसो, अक्टो, गुरियो, गुनाखा, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? संख, कोयना, बराकर या फिर बोकारो? आंसर इसका सी हो जाएगा। बोकारो पर एक इंपॉर्टेंट आपको जो बोकारो नदी इंपॉर्टेंट डैम है वो है आपका मैथन डैम, ओके ना, ध्यान रखिएगा। मैथन है बराकर पे और पंचेत है दामोदर पे, और दोनों का लोकेशन धनबाद में है। तो याद रखिएगा बराकर पे मैथन और पंचेत है दामोदर पे, और दोनों का लोकेशन धनबाद में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बराकर इसका आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल में इसको देख लेते हैं। जैसे कुछ ऑप्शन देखिएगा, शंख नदी है तो यह ना लुपुंग पाट गांव गुमला से निकलती है और इस पर एक सदनी घाघ जलप्रपात बनता है। याद रखिएगा शंख नदी के बारे में। बोकारो नदी के बारे में डिस्कस किया गया था यहाँ पे, तो हजारीबाग से निकलती है। और कोनार की यह एक सहायक नदी है, कोनार, ओके ना, कोनार डैम भी आपको देखने को मिलेगा।
पराकर नदी हजारीबाग से निकलती है। ब्राह्मणी नदी के बारे में कहा जा रहा है कि दुधवा पहाड़ी गुमला से निकलती है। ब्राह्मणी रिवर और फल्गु रिवर यह नेतरहाट पठार से निकलती है और इसे देखिएगा लीलांजन या फिर निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिणी कोयल रिवर देख लीजिएगा, लावापानी जलप्रपात से निकलती है, यह चतरा से, और सहायक नदी इसके कारो और कोयना है। ऑप्शन में यहाँ पे कोयना था ना, इसीलिए इसको डालना पड़ा, ठीक है ना। तो कोयना जो है सहायक नदी है दक्षिणी कोयल नदी का। तो लावापानी जलप्रपात चतरा से निकलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सहायक नदी है इसके कारो और कोयना, दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, दक्षिण कोयल नदी, ओके ना। और बाद में देखिएगा आगे शंख नदी जो है दक्षिण कोयल में जाकर उड़ीसा में मिल जाती है, ओके। और फिर देखिएगा तो महानदी बेसिन बनाती हैं सब, मतलब उसका मतलब एक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग है। तो कुछ जनजातियां हैं झारखंड का और उसके धार्मिक विशेषज्ञ कौन होते हैं वह है। तो संथाल में नायके होता है, मैच है। मुंडा में पाहन होता है, मैच है। हो जनजाति में देवनवा होते हैं, मैच है। और चेरो में गोसाई होते हैं, बिल्कुल मैच है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसको मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। संथाल और मुंडा का काफी इंपॉर्टेंट है। सिंहभूम के सी वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे। लास्ट क्लास में मैं सिंह वंश के पहले जो शाखा था उसका संस्थापक का नाम बताया था। आज दूसरी शाखा का संस्थापक का नाम आपको बताना है। काशीनाथ सिंह, भीमकर्ण, दर्प नारायण सिंह या फिर यहाँ पे गंगा नारायण सिंह होगा ना। तो गंगा नारायण सिंह, तो आंसर इसका हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। सी वंश के जो पहली शाखा था उसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह और दूसरी शाखा के संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, बहुत दिन समय क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था भीमकर्ण के बारे में। मैं पूछा था कि जो नागवंश के कौन से एक ऐसे राजा थे जो कि देखिएगा कि अपनी उपाधि राय से हटाकर कर्ण किए थे ना। तो राय से जो हटाकर उपाधि कर्ण किए थे वो भीमकर्ण ही थे। इन लोग का लीनियर देखिएगा आप लोग, अलग अलग जो शासक हैं तो सबका आप लोग ना राय राय देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही भीमकर्ण का नाम आएगा, मतलब भीम का नाम आएगा, उनके साथ कर्ण लग जाएगा। तो उपाधि ये चेंज कर लिए थे राय से कर्ण। तो भीमकर्ण के बारे में याद रखिएगा। दर्प नारायण सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के कुछ प्रमुख राजवंश कल भी मैं डिस्कस किया था, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। 8वीं सदी में सी वंश की पहली शाखा की स्थापना किया गया था और दूसरी शाखा था उसके संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे और इनका जो उत्तराधिकारी था युधिष्ठिर हुए थे। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी सारा लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था, तो सारा चीज़ सेम है। और पंचायत राजवंश के बारे में जो उसके जो संस्थापक हैं उनके बारे में देखिए डिटेल जानकारी नहीं है। तो बोला जाता है काशीपुर के राजा और रानी के तीर्थ क्रम में एक पुत्र पैदा हुआ था, उन्हीं के द्वारा जो है यह पंचायत राजवंश की स्थापना किया गया था। और खड़गडिहा राज हंसराज देव के द्वारा स्थापित है। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें। कौन सम्मिलित नहीं है। मदन मोहन मंदिर बोडिया रांची में बोला जा रहा है। हल्दी घाटी का मंदिर लोहरदगा बोला गया है। सूर्य मंदिर बुंडू रांची और भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में बोला गया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। हल्दी घाटी मंदिर लोहरदगा में नहीं है, हल्दी घाटी मंदिर जो है आपको गुमला में देखने को मिलेगा। और हल्दी घाटी पता होगा ना, कोराम्बे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तीसरे से भी कनेक्ट करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका बी है। हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे गुमला में है, देख लीजिएगा। और कोराम्बो को झारखंड का हल्दी घाटी कहते हैं। तपोवन मंदिर देवघर में है। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है देख लीजिएगा, एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर रांची में। तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वह राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा या ठाकुर एनी नाथ शाहदेव के द्वारा कराया गया था 1691 ईस्वी में। तो ये सब कुछ याद रख लीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, ओके ना। नागवंशी राजा एनी शाह, ठाकुर एनी शाह भी बोल देगा तो हो जाएगा। तो उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। भद्रकाली मंदिर चतरा में इटखोरी है, इसको याद रख लीजिएगा ना, इटखोरी चतरा। इसमें यहाँ पे आपको ना बुद्धकालीन जो है अवशेष देखने को मिलेंगे। और मैं डिस्कस किया था इसको बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने की बात किया जाता है। इंपॉर्टेंट है जगह इटखोरी चतरा। ईरान के शाह रजा पहलवी, नाम है इनका, राजा नहीं है। शाह रजा पहलवी का आगमन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। जमशेदपुर, रांची, तमाड़ या फिर संथाल परगना। आंसर इसका बी रांची हो जाएगा। देखिएगा तो ये लगभग 1969 में रांची का दौरा यह किए थे। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये था कि ये पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सम्राट थे, ठीक ना, जो कि रांची आए थे 1969 में। तो कुछ छोटा सा न्यूज है, याद रख लीजिएगा। किस शहर में आए थे, रांची, इतना इंपॉर्टेंट है। कहाँ के राजा थे, तो ईरान के थे ना, शाह रजा पहलवी। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं जो डिस्कस किया था वहाँ पे क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्मेट में, तो आज इसको अभी जो है मैं इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा जो संथाली साहित्य का जो पहला नाटक था उसका नाम था विदु चांदन और यह रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास था होडमाक आटो, आपको पता होना चाहिए। सी कार्टेर्स उसके राइटर हैं।
और पहला जो लघु कहानी था संथाली भाषा का वह था कुक मू, ठीक है ना। चलिए हो गया सारा चीज़। तो देख लीजिएगा विधु चंदन है, रघुनाथ मुर्मू को आप लोग गुरुकुम के नाम से जानते हैं। ओल्ड की लिपि इन्हीं के द्वारा विकसित है संथाली भाषा का। दोसवी नृत्य में लंगड़े जो है संगीत का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोसवी जो नृत्य होता है उसमें लंगड़े संगीत का प्रयोग किया जाता है। और बैगा जनजाति एक आदिम जाति है, झारखंड में 8 जो है आदिम जाति है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स है, तो उसमें एक बैगा भी आता है। तो इन लोग ना बाघ को अपना पवित्र जानवर मानते हैं। रामगढ़ के राजा थे, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदी सिंह के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ के राजा हुए थे मुकुंद सिंह। तो शुरू से लेकर अंत तक जो है अंग्रेजों का विरोध करते रहे थे, ठीक है ना, यानी कि नेवर क्विट। चुमवाड़ी संगीत गाया जाता है सोहराई नृत्य में, ध्यान दीजिएगा यह पशुओं का त्यौहार है सोहराई नृत्य। तो महिलाओं के द्वारा यह चुमवाड़ी संगीत गाया जाता है किसके अवसर पर, सोहराई नृत्य में। और यह एक पशुओं का त्यौहार है। वंदना भी पशुओं का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा वंदना। चलिए उसका संथाल परगना में नमक कानून को जो चुनौती दिए थे उनका नाम था सैल बाला रॉय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सैल बाला रॉय। संथाल परगना में नमक कानून को चुनौती दिया गया था। बाकी तो आपको पता होगा, ठीक है। दांडी मार्च के बारे में 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जो कि चला था 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, जो कि टोटल 385 किलोमीटर के आसपास होगा ना इसको डिस्टेंस, ऐसा कोई था। उसके बाद आगे देख लीजिएगा रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह के अंतिम चरण जो कि 1781-82 था उसका नेतृत्व वह की थी। और यहाँ पे महेशपुर की वह महारानी थी, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में पाकुड़ में देखने को मिलेगा। तो वहाँ सुल्तानाबाद की वो रानी थी और उनको जो है कैप्टन क्लीवलैंड वही जो है जो भागलपुर जो है जेल में बंद कर दिए थे। तो नाम था उनका कैप्टन क्लीवलैंड। तो वही जो है गिरफ्तार किए थे रानी सर्वेश्वरी को। इनका क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुल्तानाबाद जो कि महेशपुर की रानी थी, पाकुड़ में अभी देखने को मिलेगा लोकेशन। 1807 में इनका मृत्यु हो गया था। दामिनो को की जो घोषणा 1824 में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और राजमहल क्षेत्र को यह अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत लाना इसका मेन पर्पस था। झारखंड रत्न से सम्मान जो सम्मानित किया गया था सुबीर सोरेन को, वह 2020 में किया गया था। पहले जो सम्मान दिया गया है, सम्मान पहला जो दिया गया था 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था झारखंड रत्न। झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, इसके जो है लेखक रजी अहमद है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि कौन है राइटर, तो द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के जो राइटर है वह है रजी अहमद। छुट्टी देव देख लीजिएगा, यह डायन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको 2021 में पद्मश्री दिया गया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारतीय जन मोर्चा है, उसके संस्थापक सरयू रॉय हैं, ठीक है, ध्यान रखिए सरयू राय वही जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक थे ना, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, और रघुवर वहीं से थे। तो आंसर तो सबका आपको मिल चुका है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। जेसीसी और जेपीसी कॉर्नर में हम लोग देखने वाले हैं जेसीसी से 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 20, और आज करंट अफेयर भी है। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है, कहने का मतलब है कि झारखंड में कितने से जिले हैं जहां पर उद्योग सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 आ जाएगा। रीड करना होगा तो आप लोग रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए आप लोग, रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा और गिरिडीह, ठीक है। तो इसमें जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में आपको इंडस्ट्री सेंटर देखने को मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था न्यूज, सारा जो है मैं जो न्यूज़पेपर में आता है आर्टिकल वहाँ से उठाया हूँ। तो पूर्व में जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के किसी उद्यमी को यदि लाइसेंस बनवाना होता तो उन्हें चाईबासा जाना पड़ता था। ओके, इसी तरह चतरा, कोडरमा व रामगढ़ के उद्यमी को हजारीबाग जाना पड़ता था। यानी कि जहाँ जहाँ पे अगर इंडस्ट्री सेंटर नहीं है, अगर आपको लाइसेंस लेना है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो जहाँ इसका सेंटर होगा वहाँ से जाकर लाइसेंस लेना होगा। और अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा तो आराम से उसी डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं, यानी कि उद्यम करने में आसानी आपको हो सकता है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है उसको ध्यान में रखकर ये सब कदम उठाया जाता है। तो रैंकिंग आएगा तो अच्छा रैंकिंग आएगा। तो ध्यान रखिएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका 4 है। इनमें से कौन सी झारखंड की गर्म फसल नहीं है, देखिए तो गर्म फसल जो आपसे क्वेश्चन वहां से पूछा था, तो जो जायद फसल होता है ना उसी को गर्म फसल कहा जाता है। जायद फसल के बारे में बोला जाता है कि यह रबी और खरीफ फसल के बीच में इसको बोया जाता है, जिसमें प्रमुख तरह के चारा ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं मक्का, तो मक्का तो आप लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन यह चारे का एक प्रमुख फसल है, मक्का है ना, चारे का एक प्रमुख फसल है।
तो ये चारा में देखिएगा तो ये जायद आ जाएगा। ऐसे तो मक्का तो बरसात में भी हो जाता है, लेकिन चारे के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो इसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं जायद में। दूसरा बात है ग्राउंड नट जो है से एक जो है से आपको ये बरसात में होने वाला है, यानी कि यह खरीफ फसल है। और वेजिटेबल जो है से नॉर्मली जैसे जायद फसल के अंतर्गत ही आप लोग जोड़ सकते हैं। मस्टर्ड है से एक रबी फसल है, तो ये गर्म फसल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मस्टर्ड हो गया। ग्राउंडनट तो ये आपको गर्म फसल नहीं होगा, क्योंकि ये आपको कौन सा है, ग्राउंडनट हो गया आपको खरीफ फसल, और वेजिटेबल तो जायद में ही आ जाएगा। मस्टर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अलग अलग तरह का सब्जियां होती है, लेकिन जो करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा वह मस्टर्ड ही होगा, यह गर्म फसल का अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। ये जो गर्म फसल होता है तो इसको जो है से बोया जाता है आप लोग लगभग मार्च अप्रैल में, और जो है से जून जुलाई में आप लोग इसको काट लेते हैं। तो हो गया ना, मतलब गर्मी के टाइम में इसको आप लोग कर लेते हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब देखते हैं, ये सब भी जायद फसल के अंतर्गत ही आता है, और बहुत सारा सब्जियां भी इंक्लूड इसमें की जाती है। तो आंसर इसका ए हो गया। तो ध्यान रखिएगा, गर्म फसल किसको कहा जाता है, तो जायद फसल को गर्म फसल कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है पूछते आपसे आगे चल के। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित हुआ, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 1907 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, और इसका जो है प्रोडक्शन यहाँ पे लोहे का हुआ था 1911 में, और स्टील का उत्पादन 1912 में हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, और एक मैं डेट डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। जमशेदपुर में जो टिस्को है टाटा एंड स्टील कंपनी, उसमें एक भीषण हड़ताल हुआ था, जिसको कि बाद में सुभाष चंद्र बोस उसको मतलब बोले कि हड़ताल को मतलब एक तरह का सुलह करवाए थे। तो वह किस ईस्वी में हड़ताल हुआ था, इसको ये बताइएगा। और बछेंद्री पाल भी टिस्को में ही काम करती है। जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, जो कि सिटी है सोनरेखा और खरकई रिवर के किनारे। भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर एक स्थान रखता है। कहने का मतलब ये कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है, तो वह झारखंड है, ठीक है, 28% है। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। कोल में नंबर 1, आयरन में हम लोग नंबर 2, कॉपर में नंबर 3 और बॉक्साइट में नंबर 7। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग नंबर 1st, 2nd, 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एरिया ऑफ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जमशेदपुर इज कन्फाइंड टू विच ऑफ द फ्लोइंग कमिश्नरी। तो जो आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जमशेदपुर है, यह आपको कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये जमशेदपुर आपको ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों जो है से आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा चाईबासा में। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। तो यह कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। पहले इसको आप लोग मतलब बोल सकते हैं कि आप लोग कोल्हान परमंडल हो गया, ठीक ना, ये परमंडल हो गया, चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है, तीनों डिस्ट्रिक्ट का। इनमें से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में एक अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की, यानी कि 24 घंटे 7 दिन यह चलेगा। तो वह घोषणा किया गया था एम वेंकैया नायडू के द्वारा, जो कि उपराष्ट्रपति थे, आपको पता होगा, राज्यसभा के चेयरमैन, एक सफिशिएंट चेयरमैन। तो आंसर एम वेंकैया नायडू होगा। पुराना क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पूछ दे। Which state government has recently announced to give pension to JP ऑपरेटिव्स। कहने का मतलब है कि जेपी जो आंदोलनकारी हैं उनको, उनके परिजनों को पेंशन देने वाला जो है से मतलब कौन पेंशन शुरू किया है हाल में, तो वह झारखंड शुरू किया था। और ऐसे में बात करूं, ध्यान रखिएगा, तो झारखंड दूसरा राज्य है जो कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देगा। और 1974-75 में जो है जेपी आंदोलन हुआ था, आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में है, सब कुछ याद रख सकते हैं। और बिहार जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला पहला राज्य है। दूसरा बात, हम लोग जो है से केरोसिन ऑयल पर, मिट्टी का तेल जो होता है उस पर सब्सिडी देने वाला पहला राज्य है झारखंड। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर बुंडू रांची में है ना, बुंडू में, ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर है। इस पर आपको रथ देखने को मिलेगा। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो वह चट्टान है धारवाड़ युगी ना। तो धारवाड़ जो एज का जो चट्टान होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, लौह अयस्क के सब, तो इसीलिए उसको धात्विक खनिज कहा जाता है, यानी कि मेटालिक रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे डिटेल। ये जो फोम है, जो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है, उसका जो फॉर्मेशन है 2.5 बिलियन टू 1.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। और ये जो है क्या होता है, ये मेटामॉर्फोसिस होता है और सेडिमेंट्स होता है अलग अलग तरह का। तो इसमें ना अरावली में रीजन में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मेघालय में और तमिलनाडु में इस तरह का रॉक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि दे आर रिच इन
मेटेलिक मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड, मैग्नीज एक्सेट्रा। तो इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह मेटालिक रिजर्व के दृष्टिकोण से जो है से धातु खनिज कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें धातु पाया जाता है। कौन है वह? धारवाड़ क्रम का चट्टान। ठीक है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। फेन वाज बोकारो स्टील प्लांट स्टेब्लिश, तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का जो है से स्टेब्लिश किया गया था रूसिया के सहायता से। ठीक है, चलिए बोकारो किस नदी किनारे स्थित है? क्वेश्चन का आंसर बताइए। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड अराउंड हाउ मच एरिया? तो मैं डिस्कस किया था कि दलमा जो है सो 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर है। ठीक है ना, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर देखिएगा तो जो सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका एरिया है वह है प्लामू सेंचुरी, 979 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाथियों के लिए है और इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आखिर कहाँ पे यह है? ठीक है, ईस्ट सिंहभूम या वेस्ट सिंहभूम, कहाँ पे है जरा बताइएगा, कि फिर दोनों रीजन में फैला हुआ है, जरा ये बताइएगा। तो आंसर इसका 195 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। बाकी याद रख लीजिएगा 979 किलोमीटर स्क्वायर पलामू जो सेंचुरी है उसका एरिया है। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, अरेंज करने के लिए आता है जेपीएससी में क्वेश्चन। विच रिवर फॉल्स फ्रॉम हुंड्रू फॉल्स? तो हुंड्रू फॉल जो है किस नदी में बनता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये आपको स्वर्णरेखा रिवर में बनता है। हुंड्रू फॉल पूरे भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। लगभग 93 जो है आपको मीटर हाइट से यह गिरता है ना, इसे ध्यान रखिएगा। और जो आपको बुढ़ा घाघ है लातेहार का, वो 143 मीटर से गिरता है और ये पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और झारखंड का पहला। बोकारो वाज स्टेब्लिश इन 1991। बोकारो स्टील प्लांट नहीं है, बोकारो है। बाय द कार्विंग आउट व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? कहने का मतलब है किस किस जिले को जो है से मिलाकर या उससे कुछ क्षेत्र को लेकर बोकारो जिले का गठन किया गया था। तो बोकारो जिले का गठन जो किया गया था वह धनबाद और गिरिडीह से किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। 1991 में किया गया था। ट्रिक पता है ना, बोकारो, चतरा और गढ़वा 3 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1991 में। और बोकारो के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया, वह धनबाद और गिरिडीह से अलग करके उसको किया गया था। ये सब कुछ याद रख लीजिएगा। हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ संथाल? तो संथाल के जो पिता कहे जाते हैं, संस्थापक पिता, वह लुगु बुरु को कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। लुगु बुरु को संथाल का संस्थापक पिता माना जाता है। वह बोकारो के रहने वाले थे और ऐसा कहा जाता है कि वह ईश्वर के अवतार थे। उनके पास जो है एक मिरेकल पावर था, खुद को किसी भी रूप में बदल सकते थे या रूपांतरित कर सकते थे। बाद में उन्होंने खुद को एक दिव्य शक्ति से पहाड़ी के रूप में, जो पहाड़ी और जंगल के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे अब लुगु बुरु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ओके ना, तो ये देख लीजिएगा, ऐसा कुछ पौराणिक कथाएं हैं। ओके ना, ओके। तो संथाल का संस्थापक पिता लुगु बुरु को कहा जाता है। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। सारा चीज़ आपको ना इस तरह से इसीलिए देखने को मिलता है कि मेरा लाइन शेयर सब जो क्वेश्चन होता है और फिर मेरा जो सोल्यूशन होता है वो इंटरनेट से मैं प्रोवाइड कराता हूँ। इसीलिए कभी कभी इन्फॉर्मेशन एक आध दो मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि नेट में बहुत सारा गलत होता है, तो उसको वेरीफाई करना होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज पासिंग थ्रू अ वेरी सीरियस फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस बाय द बैंड नक्सल आउटफिट कॉल्ड एमसीसी, यानी कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। तो ना इसमें चतरा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा माओवादी से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट था। किससे? एमसीसी थे। इसको देख लीजिएगा। चतरा के सांसद भी रह चुके हैं इंदर सिंह नामधारी, आपको पता होना चाहिए नामधारी, क्योंकि झारखंड विधानसभा में पहले विपक्ष के नेता थे इंदर सिंह नामधारी, चतरा के ये सांसद थे ना। चलिए, और चतरा आपको पता होगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा झारखंड में सबसे छोटा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और वेस्ट सिंहभूम सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में और 6 राज्यसभा सीटें। बैद्यनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज? सिटी तो नहीं कह सकते हैं, ओके, बोल भी सकते हैं आप लोग। तो ये आपको ना देवघर में देखने को मिलेगा बैद्यनाथ टेम्पल। ओके, और बैद्यनाथ टेम्पल वही बैद्यनाथ धाम के बारे में बोला गया है आपको। यह 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से यह एक है। ठीक है ना, दोनों है, शक्तिपीठ भी है एक 51 में से और ज्योतिर्लिंग भी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। ठीक है, बाकी एक तपोवन भी आपको देवघर में देखने को मिलेगा। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बनाया गया था? तो धनबाद बनाया था 1956 में। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1956 वहाँ पे लिखा गया था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है। और जो पहला स्लाइड उधर दिया था, शायद दूसरा क्वेश्चन होगा या तीसरा, तो उसमें 1956 लिखा हुआ था धनबाद के बारे में। तो 1956 इसका आंसर हो जाएगा, धनबाद जिले को बनाया गया था।
दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इज लोकेटेड अंडर डैश परगना। तो दुमका किस में आता है? तो दुमका जो है संथाल परगना में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दुमका इसका हेडक्वार्टर है और झारखंड की उप राजधानी या सेकेंड कैपिटल भी आप लोग कह सकते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको यह दुमका ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे मलुटी मंदिर भी है। फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड माइनिंग क्वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू विच डिस्ट्रिक्ट है द लीडिंग पोजीशन इन झारखंड। बोला जा रहा है कि औद्योगिक विकास और खनन के दृष्टिकोण से देखिएगा तो झारखंड में कौन सा जिला है जिसका एक प्रमुख स्थान है? तो वह आपको पूर्वी सिंहभूम देखने को मिलेगा। जमशेदपुर तो देखिएगा जिले अगर बोल देगा तो जमशेदपुर तो कट जाएगा, रीजन जमशेदपुर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक ना। तो आंसर इसका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे खनन भी होता है, और पश्चिम सिंहभूम में नावमुंडी के खान देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी घाटशिला भी है जो कि आपको पता होगा कॉपर बेल्ट है। तो इस तरह से आपको जैसे पूर्वी सिंहभूम देखने को मिल जाएगा। तो आंसर इसका ए है। झारखंड में जो बोल सकते हैं झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है, झारखंड का जो अर्थव्यवस्था लोगों का नहीं, झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार खनन है बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आज का जो एसआई का होगा। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो आइए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। स्वर्णरेखा रिवर जो है आपको यहाँ से निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू प्लामो से और इस दिशा में बहती है। अगर थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा इस डायरेक्शन को तो आपको क्या मिलेगा? इधर पश्चिम से यह निकलती है, पश्चिम से, इस पश्चिम से, और यह आपको यह दक्षिण है या पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। इस डायरेक्शन को हम लोग दक्षिण पूर्व बोलेंगे। देखिए इस तरह से इसका बहाव है और फिर अलग अलग इसका ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यह इसका तो बहुत सारा ट्रिब्यूटरी मिल जाएगा, लेकिन ये किसी का ट्रिब्यूटरी नहीं बनती है, ठीक है, स्वर्णरेखा रिवर। तो इस तरह से इसका लोकेशन हो जाएगा वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट से निकली यह रिवर, ओके, छोटा नागपुर प्लेटू प्लामो से, उसके बाद यह साउथ ईस्ट में बह रही है और बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। तो लोकेशन आप लोग देखिएगा तो आपको पता रहेगा, इसीलिए बोला जाता है कि मैप को पढ़ना चाहिए। लास्ट 6 मंथ का कुछ करंट अफेयर को राउंड अप आपको करा देता हूँ। आइए, स्पोर्ट्स से काफ़ी न्यूज है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय युवा सप्ताह मनाने की घोषणा कब की है? तो यह ना 6 से 12 जनवरी के बीच मनाया जाएगा। अब 6 से 12 जनवरी क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी का बर्थडे है। तो यहाँ पे झारखंड में 6 जनवरी से 12 जनवरी तक हम लोग अब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाएंगे, ठीक है, या सप्ताह जो है से मना सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, मनाते हैं। हिमाचल रेंज के केदारकंठ ट्रैक, जिसका कि हाइट बोला जाता है कि 19,500 फीट है, को फतह करने वाली संतोषी कुमारी किस जिले की रहने वाली है? गुमला, पलामू, रांची या फिर बोकारो? तो आंसर इसका सी है। यह रांची की यह पर्सनालिटी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगा, केदारकंठ ट्रैक ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के रांची जिले में जो है से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रांची में आवागमन आसान होता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर काम हो रहा है तो समझिएगा कि कैपिटल सिटी में लगाया जाता है। तो इसका निर्माण 2024 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए आगे क्या होता है। जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए झारखंड के कितने हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया था? तो 4 खिलाड़ी का चयन किया गया था। यह साउथ अफ्रीका का था ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा तो भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 4 झरखंडी महिलाएं थी। निकी प्रधान, सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग और फिर संगीता कुमारी। चारों प्लेयर का नाम ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है। संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, सिल्वानुस डिंगडुंग, ठीक है, याद है 2016 में जिनको पद्मश्री दिया गया था, वो भी हॉकी से रिलेटेड है। सलीमा टेटे देख लीजिएगा और निकी प्रधान। अच्छा, क्रेडल ऑफ हॉकी झारखंड में एक स्थान है, क्रेडल ऑफ हॉकी किस प्लेस को कहा जाता है? जरा ये बताइएगा। क्रेडल ऑफ हॉकी, क्रेडल मतलब पालना होता है। नेक्स्ट, रांची झारखंड की एक सपना कुमारी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये ना एक एथलीट है, यानी कि दौड़ती हैं, ठीक है, धावक हैं। देखिएगा तो यह 10वीं एशियाई जो इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था फरवरी 2023 में, उसमें यह पार्टिसिपेट की थी, उसके लिए इनका चयन हुआ था। दूसरा बात है इनका चयन देखिएगा तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुआ था उसके आधार पर हुआ था, क्योंकि 100 मीटर या रेस में यह कांस्य पदक जीती थी, इसलिए इनका चयन होता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, इसके आधार पर चयन किया गया था। तो हो गया कुछ करंट अफेयर का न्यूज। तो फिर क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन
मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डालने में ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सही कर दूंगा। उसके लिए आप लोग इफ एंड बट्स माइंड में मत रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।